गुड मॉर्निंग। जय श्री राम स्टूडेंट, कैसे आप लोग। हमारा इस जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट है इस वीडियो में। वी आर डिस्कसिंग अबाउट 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं। सेकंड है सेक्स कोऑर्डिनल हाइपोथेसिस, यानी जो साक्स जो साइंटिस्ट है उसका कोऑर्डिनल हाइपोथेसिस पॉइंट है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और थर्ड वन इज ब्लैकमैन लिमिटिंग फैक्टर्स लॉ, यानी जो ब्लैकमैन का जो लिमिटिंग फैक्टर का जो नियम है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वी नो दैट कि फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल प्रोसेस, एक प्रकाश से संश्लेषण एक प्रोसेस है। और प्रकाश से संश्लेषण अभिक्रिया को जो इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। वन इंटरनल, और अगर सेकंड की बात हम कर सकते हैं। वैसे तो हम जान सकते हैं, ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, एक तो होते हैं वातावरणीय होते हैं और एक होते हैं आनुवंशिकी। वातावरणीय और आनुवंशिकी फैक्टर्स, ये ध्यान दीजिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इफेक्टिंग बाय एटमॉस्फेरिक एंड हेरिडिटी फैक्टर्स। ओके। और सेकंड बात ये कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स को हम लोग स्टडी करें उसके पहले सेक्स का जो कोऑर्डिनल पॉइंट का हाइपोथेसिस है, यानी कोऑर्डिनल पॉइंट का हाइपोथेसिस और ब्लैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर का जो लॉ है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों को फैक्टर्स समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं। सर स्टूडेंट, यहाँ पर बात हम कर सकते हैं, ये सेक्स का कोऑर्डिनल पॉइंट, यानी सेक्स का एक प्रधान, हिंदी की बात हम कर सकते हैं, कोऑर्डिनल का अर्थ प्रधान। ओके, प्रधान बिंदु की सिद्धांत भी कह सकते हैं, हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। ओके, तो ये क्या बताता है सेक्स, ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने कहा सबसे पहले ये कहा कि कोई भी, यानी किसी भी अभिक्रिया, यानी फोटोसिंथेसिस जो है कोई भी कार्य की का मतलब होता है फिजियोलॉजी। ओके सर, यानी कोई भी कार्य की या कोई भी अगर क्रिया है, लाइक फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, या फिर वाष्पोत्सर्जन है, कोई सी क्रिया है, जितनी भी है, तो किसी भी क्रिया को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, एक से अधिक होते हैं, उन सभी फैक्टर्स के यूं कह सकते हैं कि 3 मान होते हैं, यानी 3 वैल्यूज होती है। अगर हम लोग एक बार जनरली बात हम करें, अकॉर्डिंग एंड दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय सेक्स अकॉर्डिंग टू हिम, अगर बात हम कर सकते हैं सेक्स के अनुसार, उन्होंने क्या बताया कि किसी भी फिजियोलॉजी को, यानी किसी भी कार्य की को, यानी कोई भी कार्य की, और हम लोग यहां पर किसकी बात हम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, तो किसी भी कार्य की यानी फिजियोलॉजी को प्रभावित करने वाले सभी जो कारक होते हैं उनके 3, यानी उनके जो फैक्टर्स होते हैं उनके मान जो होते हैं, अमाउंट ऑफ फैक्टर्स होते हैं उनके 3 वैल्यू होती है, यानी 3 मान होते हैं। तो उन्हीं को इन्होंने अपने पॉइंट पर रखा, और वो मान कौन कौन हो सकते हैं, किसी फैक्टर के फर्स्ट जो अमाउंट होता है वो होता है मिनिमम। ओके स्टूडेंट। सेकंड एक्चुअल अगर बात हम कर सकते हैं, एक होता है ऑप्टिमम, और थर्ड वन इज मैक्सिमम। ओके स्टूडेंट, इसको आप समझिए निम्नतम मान, यानी किसी भी फैक्टर का कौन सा मान, निम्नतम, ये श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ, और ये है सर अधिकतम। अब इसको समझा, पहले इस पॉइंट को आप समझ क्यों होंगे कि कोई भी प्रोसेस है, यानी किसी भी फिजियोलॉजी को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स का जो अमाउंट होता है या जो वैल्यूज होती है उसे 3 पॉइंट्स में डिफाइन किया गया है। सबसे पहला होता है मिनिमम अमाउंट, एक होता है ऑप्टिमम अमाउंट, और एक होता है मैक्सिमम। मिनिमम अमाउंट क्या होता है, इसकी सिंपल सी बात कर सकते हैं, किसी भी कार्य को प्रभावित करने वाले किसी भी कारक की वह मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ एनी फैक्टर, यानी वह मात्रा जिस पर कोई फिजियोलॉजी, यानी जिस पर वह फिजियोलॉजी क्या होती है, प्रारंभ होती है, यानी किसी भी कार्य की के लिए उस कारक का उतना मिनिमम मान जो उस कार्य की को प्रारंभ यानी इनिशिएट करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अगर हम जनरली बात हम कर सकते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात हम कर सकते हैं, CO2 है, लाइट फोटोन है, ओके स्टूडेंट, वाटर है, ऑक्सीजन है, क्लोरोफिल, बहुत से हैं।
तो अगर वहां पर हम CO2 की बात कर सकते हैं तो CO2 एटमोस्फियर में 0.03% होता है। और अगर हम लोग जनरली बात हम कर सकते हैं कि कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हम जान सकते हैं CO2 जो कारक है उसका एक तो कौन सा मान होगा, मिनिमम, एक होगा ऑप्टिमम, एक होगा मैक्सिमम, एक ही कारक का। उसी प्रकार फोटोन क्या मिनिमम मान होगा, ऑप्टिमम मान होगा, मैक्सिमम, यानी हर कारक के 3 मान होंगे, 3 मात्रा होगी। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर बात से न्यूनतम का मिनिमम मान क्या होगा कि किसी भी फैक्टर का वह मिनिमम वैल्यू या मिनिमम अमाउंट जिस पर वो प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। एट द पॉइंट एट द प्रोसेस, यानी एट विच द प्रोसेस बिगिंस, यानी कि द अमाउंट ऑफ एनी फैक्टर एट विच द प्रोसेस बिगिंस, या फोटोसिंथेसिस यू कह सकते हैं बिगिन, यानी प्रारंभ होती है। यानी किसी भी क्रिया के लिए किसी कारक का वह मिनिमम मान जो उसके लिए आवश्यक, उस मिनिमम वैल्यू से अगर मान जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू किसी भी कारक की अगर बात कर सकते हैं कि माना कि मिनिमम वैल्यू माना जा रहा है 1 है, ऐसे मान सकते हैं। जैसे CO2 के लिए हम लोग मान सकते हैं 1 ग्राम मान लीजिए, एक बार मान लीजिए परसेंटेज ग्राम, अगर 1 ग्राम से अगर कम अमाउंट होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल नॉट बिगिन, यानी प्रारंभ नहीं होगा। तो ये उसका कौन सा अमाउंट हो गया, मिनिमम। ओके, सेकंड वैल्यू की बात हम कर सकते हैं ऑप्टिमम, यानी किसी भी फैक्टर का वह अमाउंट, यानी किसी भी फैक्टर का वह अमाउंट या मात्रा जिस पर उस फिजियोलॉजी की जो रेट है, यानी उसकी जो दर है, सबसे श्रेष्ठतम हो, सबसे क्या हो, श्रेष्ठ में, उससे ज्यादा, यानी उससे श्रेष्ठतम कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता। यानी इसको आप समझो ऑप्टिमम, या किसी भी कारक का वह मान जिस पर कोई भी फिजियोलॉजी या कोई भी जो कार्य की है वो मैक्सिमम हो, क्या हो, सॉरी ऑप्टिमम हो, यानी श्रेष्ठतम हो, सबसे बढ़िया हो, किस दृष्टि से, क्वांटिटी हो, क्वालिटी दृष्टि से। ओके सर, किसी भी प्रोसेस की बात हम कर सकते हैं तो उसका कौन सा वैल्यू होगा, ऑप्टिमम। थर्ड कौन है, मैक्सिमम। मैक्सिमम यू कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ, यानी अमाउंट ऑफ एनी फैक्टर, यानी किसी भी फैक्टर का वह अमाउंट जिस पर फिजियोलॉजी की जो रेट है वो एक्चुअली क्या, उससे ज्यादा होने पर, उससे ज्यादा है उस पर वो फिजियोलॉजी रेट और फिजियोलॉजी क्या हो जाएगी, यानी फिजियोलॉजी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। देखो इस पर तो फिजियोलॉजी क्या होती है, बिगिन, यानी अगर बात हम करें बिगिन यानी स्टार्ट होती है। इस पर कोई भी फिजियोलॉजी यानी किसी भी कारक का या फैक्टर का वह मात्रा जिस पर फिजियोलॉजी सबसे क्या होती है, श्रेष्ठतम होती है, यानी ऑप्टिमम होती है। श्रेष्ठतम यानी सबसे बढ़िया होती है, सबसे गुड होती है। और अगर बात अधिकतम होता है कि किसी फैक्टर या किसी कारक का वह मात्रा जिस पर, जिससे ज्यादा या जिस पर वो फिजियोलॉजी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ओके, आप समझ में आ गया होगा। तो आप समझने का मतलब हो गया कि किसी भी फिजियोलॉजी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो होते हैं उनका जो अमाउंट होता है उस अमाउंट को वी कैन डिवाइडेड 3 टाइप्स। ओके सर, मिनिमम यानी न्यूनतम, श्रेष्ठतम एंड अधिकतम, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अकॉर्डिंग टू सेक्स, ऑप्टिमम, कॉर्डिनल, यू कह सकते हैं पॉइंट हाइपोथेसिस। ओके सर, ये आपके समझ। अब इसके आगे का जो हाइपोथेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्लैकमैन लिमिटिंग फैक्टर्स लॉ। तो सबसे पहले बता दूं, इट हाइपोथेसिस यानी ये जो सिद्धांत हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय ब्लैकमैन के द्वारा प्रपोज किया गया। बट इट हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस, इट हाइपोथेसिस की बात हम कर सकते हैं कि इट हाइपोथेसिस जो है मॉडिफिकेशन ऑफ, यानी ये जो हाइपोथेसिस है ये किसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम, यानी लिविंग का एक लिविंग साइंटिस्ट है उसके द्वारा एक जो नियम दिया गया था वो कौन सा है, लॉ ऑफ मिनिमम, यानी न्यूनतम का नियम। न्यूनतम का जो नियम है वो लिविंग का, उसी नियम को एक्चुअल में मॉडिफाई किया गया। तो मैं कह सकता हूं कि द ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर्स लॉ इज मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग्स लॉ मिनिमम। लिविंग का जो मिनिमम का जो नियम है, न्यूनता का जो नियम है, उसी नियम को मॉडिफाई करके क्या बना दिया गया, ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर्स। यानी ब्लैकमैन का कौन सा नियम स्टूडेंट, सीमाकारी, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीमाकारी। और इस नियम को, ये इस हाइपोथेसिस को किसका रूपांतर माना जा रहा है, लिविंग के मिनिमम फैक्टर या मिनिमम जो लॉ है उससे मॉडिफाई कर दिया गया। ओके,
और वी नो दैट कि ब्लैक मैन यू कह सकते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड, और उसने कहा था कि दैट सेड दैट कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट इन टू फेज, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो हम जान सकते हैं कि ब्लैक मैन ने ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को लाइट और डार्क प्रोसेस में डिवाइडेड किया था, और ब्लैक मैन ने सीमाकारी फैक्टर का नियम दिया। अब ब्लैक मैन का सीमाकारी नियम क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। इसने कहा कि किसी भी फिजियोलॉजी को, यानी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ एनी प्रोसेस या कोई फिजियोलॉजी है इफेक्टिंग सेवरल फैक्टर्स इफेक्टिंग हो रही है, तो यू कह सकते हैं कि विच फैक्टर्स मोर इफेक्ट, जो फैक्टर सबसे कम अमाउंट में होगा, यानी किसी भी फिजियोलॉजी या कोई भी कार्य की है। स्टूडेंट कार्य की का मीन आप समझ रहे होंगे, फिजियोलॉजी ओके स्टूडेंट, कार्य की यानी कोई भी जैविक अभिक्रिया लाइक श्वसन, प्रकाशन, लेसन की क्रिया हुई, वाष्पोत्सर्जन हुई, बिंदु स्राव, कोई भी क्रिया है। तो अगर कोई भी कार्य की को अगर कई फैक्टर्स यानी मैनी फैक्टर्स या 7 फैक्टर जो होते हैं वो अगर इफेक्ट कर रहे हैं, इफेक्ट डालते हैं, तो वह कार्य की रेट, यानी उस कार्य की रेट जो होगी सबसे ज्यादा उस फैक्टर से इफेक्टिव होगी जो सबसे कम अमाउंट के अंदर होगा। सबसे कम अमाउंट में जो फैक्टर होगा वह उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा। एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर दूं कि यदि कोई कार्य की दर एक से अधिक या कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, या यूं कह सकते हैं कि नियंत्रित होती है, तो उस कार्य की दर को वह कारक सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा या नियंत्रित करेगा जो सबसे कम अमाउंट में होता है। ओके स्टूडेंट, अगर हम लोग यहां पर एग्जांपल्स फोटोसिंथेसिस का लेके समझें, किसका जो स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इफेक्टिंग सेवरल फैक्टर्स लाइक सच एज, पहला अगर बात हम कर सकते हैं CO2, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। सेकंड की बात हम कर सकते हैं लाइट, थर्ड वन इज कंसंट्रेशन O2, फोर्थ इज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ओके, तो हम इनको डिफाइन करेंगे, लेकिन हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए अगर हम लोग अमाउंट की बात हम कर सकते हैं तो CO2 एटमॉस्फेयर में सबसे कम अमाउंट में होता है 0.03%। ओके सर, और अगर बात हम करें, लेकिन ये कैसे फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 एक लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी कारक है, क्योंकि ये सबसे कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, तो फोटोसिंथेसिस का लिमिटिंग फैक्टर इनमें से कौन सा हुआ, CO2 हुआ। लेकिन किसी लिमिटिंग फैक्टर के अमाउंट को अगर बढ़ाया जाए, अगर बढ़ाया जावे, तो उस लिमिटिंग फैक्टर यानी सीमाकारी कारक की मात्रा जब न्यूनतम से जब अधिकतम हो जाती है, तो वह कारक उस क्रिया पर अब अपना प्रभाव नहीं डालते हैं। वो कार्य की जो है वो उस कारक से प्रभावित नहीं होती, बल्कि दूसरा कोई जो कारक है वो सीमाकारी कारक का रोल में आ जाता है। यानी अनदर फैक्टर्स प्ले रोल द लिमिटिंग फैक्टर। अब इसका एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर वर्क करता है, और माना कि किसी भी प्लांट के लिए CO2 की मैक्सिमम अमाउंट मान सकते हैं 5 ग्राम, ऐसे मान लो एक बार। ओके, तो अगर किसी भी प्लांट्स को माना कि को और हम 5 ग्राम है, तो मैंने बता दिया था कि सेक्स के अनुसार क्या हो सकता है कि किसी भी फैक्टर्स की जो अमाउंट होता है उसको 3 टाइम डिवाइड किया, तो उसका मिनिमम अमाउंट अगर बात हम करें कि फोटोसिंथेसिस के लिए किसी प्लांट्स को मान जा रहा है कि ये फोटोसिंथेसिस और ये CO2 कंसंट्रेशन, ये ध्यान दो, कंसंट्रेशन CO2 और ये कैसे फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये ध्यान दीजिए। तो यदि वहां पर CO2 का कंसंट्रेशन किसी प्लांट्स के लिए हम उसको 1 ग्राम देते हैं, तो रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब वहां पर कह सकते हैं कि CO2 का कंसंट्रेशन 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम मैक्सिमम है, 5 ग्राम तक ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 को ले सकते हैं मैक्सिमम। ओके सर, उससे ज्यादा अगर जाएंगे तो वो फिर सीमाकारी कारक का कार्य नहीं करेगा। तो प्रारंभ में क्या होगा कि अगर CO2 का मिनिमम अमाउंट किसी प्लांट्स को 1 ग्राम हम CO2 प्रोवाइड करवाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। ये आप समझ पा रहे होंगे। अगर बात हम लोग पॉइंट की बात हम करें तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर और ये यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की दर 1 है 2 है 3 है 4 है 5, ऐसे हमने रेट ले ली। तो अगर हमने CO2 कंसीडर 2 किया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी, 3 पर बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है,
तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो CO2 के अमाउंट से इफेक्ट हो रही है। ओके, लेकिन जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बीच में अगर हम लोग एक व्यू कर सकते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो वो ग्राफ एक्चुअली में क्या होगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेट ऑफ CO2, यानी किसी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर CO2 का लिमिटिंग फैक्टर काम करता है। लेकिन 5 ग्राम से अगर किसी प्लांट को फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए हम लोग 6 ग्राम CO2 प्रोवाइड करवाते हैं, तो अब उस प्रकाश संश्लेषण की जो रेट होगी अब वो नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि अब उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर CO2 जो अमाउंट है वो सीमाकारी कारक नहीं रहा, बल्कि अब सीमाकारी कारक के रोल में कौन आ गया? लाइट आ गया। आप समझ पा रहे होंगे कि सीमाकारी कारक तब तक सीमाकारी रहता है, यानी सीमाकारी कारक कौन है? वह कारक जो किसी कार्य की को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है जो सबसे कम मात्रा में होता है। लेकिन कोई भी कारक तब तक सीमाकारी कारक रहता है जब तक वो अपनी मिनिमम अमाउंट में होता है। लेकिन अगर उसका अमाउंट अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो अमाउंट बढ़ने पर उसका अमाउंट जो मैक्सिमम हो जाएगा, तो किसी दूसरे फैक्टर का अमाउंट क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, तो वो फैक्टर अब सीमाकारी बन जाएगा। तो इनिशियली अगर बात हम कर सकते हैं, CO2 इज द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द फोटोसिंथेसिस इनिशियल स्टेज, बट फर्दर वी रेगुलर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ CO2। अगर हम CO2 इंक्रीज को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगी वो अब CO2 के अमाउंट से एक्चुअल कंट्रोल या यूं कह सकते हैं इफेक्टिव नहीं होगी। अब वहां पर सेकंड जो फैक्टर्स होगा, लाइट, कौन सा फैक्टर? लाइट, प्रकाश जो होगा वो सीमाकारी कारक का या सीमाकारी जो लिमिटिंग फैक्टर का रोल क्या करेगा? अदा करेगा। ओके सर, इसे सीमाकारी कारक या ब्लैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर का लॉ कहते हैं। तो मुझे फिक्स है कि आप लोग सेक्स के कोऑर्डिनल कोड हाइपोथेसिस और ब्लैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर लॉ समझ गए होंगे। इसको आप अपनी बुक से भी एक्सप्लेन करते हुए इनके नोट्स को आप लोग यू कैसे फेयर करेंगे। अब हम लोग स्टूडेंट जानते हैं कि हमारे इसी पॉइंट पे हमने डिफाइन किया है, और ये आपका लास्ट पॉइंट है फैक्टर्स। अब हम जनरली जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यू कैन इफेक्ट इन द टू फैक्टर्स। जनरली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो कौन सा होता है? क्लाइमेटिक भी कह सकते हैं, वातावरण भी कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर, यानी कौन से? क्लाइमेटिक भी, मैं डायरेक्ट क्लाइमेटिक बोल देता हूं, क्लाइमेटिक फैक्टर, और सेकंड इज हेरिडिटी, यानी वातावरणीय, पर्यावरणीय और आनुवंशिक कारक फोटोसिंथेसिस क्रिया को इफेक्ट करते हैं। ये जनरली आपको समझ जाएंगे। ओके सर, और हेरिडिटी में यहाँ पर क्या कारण हम जानते हैं? हेरिडिटी जो कारक होते हैं वे कारक जो 1 जनरेशन 2 जनरेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म होते हैं, लाइक जीन है, डीएनए है, क्रोमोसोम्स है। ओके सर, हेरिडिटी फैक्टर्स बोलते हैं उनको। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फैक्टर करने वाले जो फैक्टर, ये इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उनको जनरली अगर बात हम कर सकते, फिर 2 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कौन से हो गए? आउटर, एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल, एंड सेकंड इज इंटरनल फैक्टर। ओके सर, अब एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है उनमें हम लोग कौन कौन सा वर्ड बात कर रहे थे? CO2 की, अभी मैंने बता दिया CO2। सेकंड अगर बात हम कर सकते हैं, सेकंड फैक्टर कौन सा होगा? लाइट। ओके, थर्ड वन इज अमाउंट ऑफ वाटर, फोर्थ वन, अगर फोर्थ की बात हम करें तो लाइट हो गया, ये हो गया, ये एक्चुअली ओके कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये एक्सटर्नल फीचर्स में हो गए। किसमें हो गए? एक्सटर्नल। ओके स्टूडेंट, अब इंटरनल जो फैक्टर्स होंगे, इंटरनल फैक्टर्स की बात हम कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर, लीफ स्ट्रक्चर, वैसे तो हम लोग बात जानते हैं, लीफ स्ट्रक्चर यानी पत्ती की संरचना, लीफ स्ट्रक्चर। सेकंड की बात हम कर सकते हैं स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा की बात हम कर सकते हैं। सेकंड है कंसंट्रेट ऑफ प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च होता है। कौन सा? स्टार्च। वी नो दैट, हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दौरान प्लांट्स क्या करते हैं? जो फूड है वो ग्लूकोज या स्टार्च में प्रोड्यूस करता है, और स्टार्च में उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ फूड मटेरियल। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इनको वन बाय वन अगर डिस्कस करते हैं तो देखो सर, CO2 इज द मेन फैक्टर ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और इट एक्ट ए लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का सीमाकारी कारक। सीमाकारी कारक का मतलब होता है वह कारक उस कार्य की को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है जो सबसे कम अमाउंट में होता है। लेकिन किसी भी सीमाकारी कारक के अमाउंट को या मात्रा को अगर हम लोग रेगुलरली इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो सीमाकारी कारक उसकी जगह को दूसरा कारक सीमाकारी कारक के रोल में आ जाता है। जैसे CO2 की जगह क्या आ जाते हैं? लाइट। अब बात हम करते हैं तो CO2 बात हम एटमॉस्फेयर के अंदर इसका जो अमाउंट होता है 0.03% हम लोग जानते हैं, और प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए अगर
अगर बात हम कर सकते हैं, तो अगर ये प्रोसेस किसी प्लांट को फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए CO2 का अमाउंट 0.03% बढ़ाकर किया जाए, प्लांट C3 और C4 अलग अलग, तो इसके अमाउंट को अगर बढ़ाया जाएगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कब तो बढ़ेगी, जब इसका अमाउंट कहां तक कर दीजिए 1% तक। ध्यान दीजिए कि CO2 1% तक, एटमॉस्फेयर में 1% तक फोटोसिंथेसिस या प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल आ सकती है और वो उसका लिमिटिंग फैक्टर का रोल करेगी। लेकिन 1% से अमाउंट का अगर मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगा तो वो CO2 यानी अब जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यानी वो प्लांट्स के लिए एक प्रकार से हार्मफुल अमाउंट ऑफ CO2 होगा। यानी वो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए जो CO2 रिक्वायर होती है उसका अमाउंट अगर हम लोग 0.03%, 0.03478 यानी इसको यू 1% तक बढ़ा दें तो वो CO2 प्लांट या फोटोसिंथेसिस क्रिया की दर को क्या करती है, बढ़ाती है। एक अमाउंट अगर यू कह सकते हैं कंपेयर टू यानी मैक्सिमम टू 1% अगर बढ़ जाती है तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी, प्लांट फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो ये इफेक्ट ऑफ CO2 है। ओके सर स्टूडेंट, और इसका जो हम जान सकते हैं रिसोर्स क्या होता है, एटमॉस्फेयर। सेकंड फैक्टर हमारा कौन है, लाइट की बात है। सेकंड फैक्टर कौन है, लाइट है। विनोद हम जानते हैं कि लाइट इज द मेन सोर्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। और हम जान सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश की उपस्थिति होती है, नाम ही क्या है, प्रकाश संश्लेषण आ रहा है। तो लाइट का मेन जो सोर्स है सन है, सनलाइट है, और सनलाइट इज द मेन सोर्स या मेन फैक्टर ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इट इज एसेंशियल फैक्टर ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये तो सारी एसेंशियल है, ये जनरल प्लांट की बात हम कर सकते हैं। और लाइट जो फैक्टर्स हैं वो कई प्रकार से फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है टाइप ऑफ लाइट। स्टूडेंट हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ लाइट, इसको आप जानते हैं प्रकाश का प्रकार। स्टूडेंट हम जानते हैं कि सोलर एनर्जी जो होती है, जो सोलर रेडिएशंस होती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला था। और सूर्य से आने वाली विकिरण का केवल विजुअल जो पार्ट होता है, और विजुअल पार्ट मैंने आपको बता दिया 390 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इससे ऊपर अगर जाएंगे तो इससे ऊपर का अगर जाते हैं, हम लोग जानते हैं इंफ्रारेड होता है, ये पता नहीं क्या हो सकता है क्योंकि इस पर मैंने अच्छे से वीडियो बनाया था। इससे अगर हम लोग नीचे जाते हैं जिसकी रेंज जिससे कम होगी तो वो एक्चुअली को यूवी होता है, और ये हम पढ़ चुके हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाश का जो प्रकार है उससे हम लोगों ने लाइट बोला था। और लाइट हम जानते हैं लाइट एक विजुअल पार्ट है, और विजुअल पार्ट के अंदर हम जान सकते हैं कि विजुअल पार्ट के अंदर विबग्योर होता है, ये मैंने बता दिया था। विबग्योर यानी वायलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक्चुअल में प्रकाश के 7 प्रकार का, यानी प्रकाश 7 प्रकार का होता है। और ये हम लोग ये भी जान चुके हैं कि प्रकाश एक्चुअल में ब्लेंडिंग होता है 7 कलर्स, यानी 7 कलर का विस्तृत होता है। लेकिन प्रकाश का जो प्रकार है वो एक्चुअल में प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम होता है, और स्पेक्ट्रम की रेंज जो होती है, उसका जो एरिया होता है वो बैंगनी टू रेड होता है, जिसकी रेंज 390 से 700 नैनोमीटर होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्लांट्स रेड जो विजुअल है, यानी रेड जो लाइट होती है, रेड उसमें फोटोसिंथेसिस सबसे मैक्सिमम करते हैं। ब्लू, इंडिगो और जो वायलेट इसमें मिनिमम होता है, और जो ग्रीन कलर होता है उसमें फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो लाइट का जो पॉइंट है, टाइप ऑफ लाइट, वो फोटोसिंथेसिस क्रिया को इफेक्ट करने वाला एक मेन फैक्टर हो सकता है। तो टाइप ऑफ लाइट समझ गए होंगे कि प्रकाश 7 प्रकार का होता है, ये यू नो दैट आप जानते हैं। तो 7 प्रकार में से फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए इसी विजुअल प्रकाश को मैंने आपको बताया था, PR कहते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोला था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सक्रिय जो वेव होती है वो 390 7 नैनोमीटर मानी गई है। ओके, तो मैंने बता दिया कि रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, और ब्लू, इंडिगो इनमें थोड़ा कम होता है, ग्रीन में ब्लू 0 होता है। तो ग्रीन यानी कह सकते हैं कि रेड और बैंगनी कलर पर फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषी पादपों में निम्नतम मैंने बताया था मिनिमम और मैक्सिमम, यानी मिनिमम और मैक्सिमम वेव को ऑब्जर्व करने के लिए 2 फोटोसिंथेसिस यानी 2 प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, जिन्हें हमने PS1 और PS2 का, तो ये हम लोग पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ओके, तो ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो टाइप ऑफ लाइट हो गई। अब बात आता है सर सेकंड को, लाइट की बात हम कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की तीव्रता मान सकते हैं। और सेकंड थर्ड वन इज टाइम ऑफ लाइट।
टाइम ऑफ लाइट, जिससे हम लोग फोटो पेरियोडिज्म कह रहे हैं। द्वितीय धारिता भी पढ़ चुके, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्राप्त होता है कि किसी भी पादप के क्लोरोप्लास्ट या पत्ती पर यानी प्रति सेकंड, यानी यू कह सकते हैं प्रति सेकंड जो फोटोन के पैकेट्स होते हैं या अमाउंट जो होता है फोटोन, हम जानते हैं कि जो सोलर एनर्जी होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स में आती है जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है कि पर सेकंड किसी भी पत्ती के, किसी पादप की पत्ती के क्लोरोप्लास्ट पर आपतित या प्रोजेक्टाइल जो फोटॉन्स होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ये ध्यान से सुन लीजिए, ये लाइट का कौन सा फैक्टर हो गया, सेकंड हो गया, यानी प्रकाश की आवृत्ति। ओके स्टूडेंट, आवृत्ति। अब दूसरा वो टाइम ऑफ लाइट हो गया। लाइट का अर्थ है कि किसी पादप को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कितने प्रकाश की आवश्यकता है, कितने समय के लिए, जिसे बोलते हैं फोटो पेरियोडिज्म, दीप्तकालिकता। आपने सुना होगा किसी पादप में फ्लोरिंग के लिए प्रकाश की जो आवश्यकता होती है, और हम जानते हैं प्रकाश का उधर दिन में होता है, इसलिए हम उसको डे ऑफ लेंथ बोलते हैं, डे ऑफ लेंथ बोल सकते हैं। तो हर प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए प्रकाश का जो टाइम होता है अलग अलग। किसी पादप को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 4 to 6 आवर्स की जरूरत पड़ती है, किसी को 7 to 8 की जरूरत पड़ती है और किसी को 10 to 12 की जरूरत पड़ती है। इस आधार पर हमने प्लांट्स को कई टाइम में डिवाइड किया हुआ फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट फोटो के आधार पर। अगर आपने सुना होगा एलडीपी प्लांट, एलडीपी, और एक होता है एसडीपी और एक होता है एनडीपी। एल का मतलब है लॉन्ग डे प्लांट, वे पादप जिनको ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, लॉन्ग डे, लंबा दिन। दिन में क्या होता है, प्रकाश होता है 10 to 12। शॉर्ट डे, वे पादप जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी वो प्रकाश से उनके लिए ज्यादा प्रकाश है, और जिनको बोलते हैं इंडोर प्लांट्स। कौन सा प्लांट, इंडोर प्लांट, या फिर जो एक्चुअली में हमारे टेम्परेट रीजन में होते हैं। स्पेशली अगर उसके हम लोग यू कर सकते हैं, जो हमारे ध्रुवों की बात हम कर सकते हैं, पोलर्स की ओर जब प्लांट्स होते हैं, लाइक साउथ की बात हम कर सकते हैं, साउथ नॉर्थ की बात हम करें, तो वहां पर जो प्लांट्स होते हैं वो शॉर्ट प्लांट, तो न्यूट्रल डे प्लांट वो होते हैं जो कम लाइट और मैक्सिमम लाइट दोनों में फोटोसिंथेसिस क्रिया कर सकते हैं। तो लाइट इज द मेन फैक्टर ऑफ व्हिच फैक्टरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब थर्ड वन कौन सा सर, यू कह सकते हैं वाटर है। और वाटर को हम जानते हैं कि वाटर प्रकाश क्रिया में मेन रोल करता है, क्योंकि जल का ही एक्चुअली क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है, और एक्चुअली क्या रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन। मैंने बताया था सर, जनरली बात हम कर सकते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होती है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये मैं शॉर्ट बता रहा हूं। तो हाइड्रोजन रिलीज होने पर ही एक्चुअली में क्या फॉर्म होता है, NADPH2। तो आप लोग जान सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए व्हाट इज द मेन या व्हाट इज द कंपल्सरी फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस, बिकॉज वाटर इज एक्ट एज ए हाइड्रो इन हाइड्रोजन डोनर। हाइड्रोजन जो डोनर का वर्क है वो कौन करता है, वाटर करता है। और हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन जो रिमूव होती है, रिलीज होती है, वो यू कर सकते हैं बाय द वाटर फोटोलाइसिस, जल अपघटन से होती है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली किसको प्रभावित होते हैं, PS सेकंड ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक या अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया। तो वाटर भी मेन अमाउंट है, मेन यू का फैक्टर है। O2 की बात हम कर सकते हैं, O2 भी फोटोसिंथेसिस पर मेन इफेक्ट डालता है। और अभी मैंने आपको फोटो प्रकाश शोषण की क्रिया बता दिया था कि अगर ऑक्सीजन का अमाउंट है, CO2 का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगा, और O2 इज द कॉम्पीट विद द CO2, यानी O2 CO2 का एक प्रतिस्पर्धी है। फॉर रूबिस को एग्जाम्पल, ये ध्यान दो, ये बार-बार आ रहा है सर, रूबिस को, इसको समझे। रूबिस को एनवायरनमेंट में पाया जाने वाला सबसे मैक्सिमम प्रोटीन है, क्योंकि ऑल द एंजाइम्स जनरली ऑल द एंजाइम्स कंसिस्ट बाय प्रोटीन से बने होते हैं। तो रूबिस्को इज द मेन, सबसे ज्यादा अमाउंट पाया जाने वाला अगर कोई प्रोटीन हो कौन सा है, रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस शीतल प्लांट्स में, कौन से प्लांट, शीतल प्लांट्स में शीतल चक्र दौरान रूबिस्को एंजाइम कौन किस वर्क कैसे काम करता है, कार्बोक्सिलेज। मैं बताया सर, कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करेगा। लेकिन अगर इन केस ऑफ O2 का कंसेंट्रेशन, यू कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ O2 मैक्सिमम कंपेयर टू CO2, इससे अगर अधिक होगा तो O2 जो हो की सांद्रता अधिक बढ़ने पर रूबिस्को जो एंजाइम होगा, रूबिस्को एंजाइम एक्ट एज ए ऑक्सीडेज। ये मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था कि O2 की सांद्रता CO2 ज्यादा होने पर रूबिस्को एंजाइम जो होगा ऑक्सीडेज के रूप में काम करेगा, और प्लांट्स में शीतली चक्र जगह क्या चालू हो जाएगा, C2, जिसे प्रकाश शोषण कहते हैं। और प्रकाश शोषण की क्रिया शीतली पादपों के लिए एक डिस्ट्रक्टिव, मैंने बता दिया था कि एक डिस्ट्रॉय या यू कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव एक रिएक्शंस होता है, यानी नष्टकारी विनाशकारी क्रिया होती है। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस क्रिया को इफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा सर, ऑक्सीजन, जो फॉर शीतली प्लांट्स के लिए। आप समझ पा रहे हैं, O2 का कंसंट्रेशन अगर कम होगा और CO2 ज्यादा होगा तो रूबिस्को एक्ट एज ए कार्बोक्सिलेज,
कार्बोक्सिलेज। ये आप समझ में आ रहा होगा सर, कार्बोक्सिलेज का एंजाइम कम होगा और प्लांट्स कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, C3 होगा। ओके, तो C3 या C2 जो चक्र होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आप लोगों के मेन फैक्टर्स हैं। लीफ स्ट्रक्चर की बात हम कर सकते हैं कि किसी पत्ती की जो संरचना होती है उसके अंदर स्टोमेटा कितने हैं, कितने ज्यादा है, बंदर की कुल है, ये सब कुछ लीफ स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। स्टोमेटा का अमाउंट ज्यादा होगा, वो ओपन होंगे तो CO2 O2 का पता अच्छा होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होगा, अच्छा होगा। स्टार्च अगर बात हम कर सकते हैं कि किसी भी लीफ की मेसोफिल सेल्स में अगर वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा बनने वाला, हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स इनका यूज करते हुए एक्चुअली क्या बनता है, ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज को किस फॉर्म में कंज्यूम कर लेता है, जिससे मैंने बताया था C6O5 का इस फॉर्म में कंज्यूम कर लेता है। और ये कौन, स्टार्च है। ओके सर, और स्टार्च है पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज। तो स्टार्च का अमाउंट अगर किसी पत्ती की सेल्स में ज्यादा होगा तो ज्यादा होने पर रेट ऑफ यूज, इसकी कंडीशन क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा बंद होने की वजह से CO2 और O2 में एक्सचेंज नहीं हो पाता है, अगर फोटोसिंथेसिस की रेट एक्चुअली क्या हो जाती है, घट जाती है। ओके सर, तो ये मेन फैक्टर्स हैं जो मैंने बता दिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इफेक्टेड बाय द सेवरल फैक्टर्स। कई फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमने टू टाइम डिवाइड किया हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल। बेसिकली जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से, क्लाइमेटिक होते हैं, पर्यावरणीय होते हैं, और ये कौन सा होते हैं स्टूडेंट्स, आनुवंशिक। तो ये आप लोगों का चैप्टर फोटोसिंथेसिस आज कंप्लीट हो चुका है। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में फिल करके अपने टॉपिक्स को तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।